साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज एक बहुत बड़े टाइटल के साथ। ये टाइटल आपसे और हमसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। आवश्यकता है इसको उस नजरिए से देखने की जिस नजरिए से चंद्रबाबू नायडू देख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू का हाल ही में एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है कि दक्षिण भारत में जहां आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, वहां पर उन्होंने लोगों को इंस्पायर करते हुए कहा कि भैया 2 या 2 से अधिक बच्चे पालो। भविष्य में मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि चुनाव लड़ने के लिए जिनके पास 2 या उससे अधिक संतानें होंगी उन्हीं को चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया जाएगा या फिर उन्हीं को चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी दी जाएगी। इनका यह बयान ऐसे दौर में जहां दुनिया भर में आबादी बढ़ रही हो, दुनिया की आबादी बढ़कर के 8.2 बिलियन से ऊपर हो गई हो, भारत जहां पर सबसे अधिक आबादी वाला कंट्री बनकर बैठा हो, 145 करोड़ हम लोग होकर लिस्ट के अंदर नंबर 1 हो, दुनिया में चाइना को हम पहले ही पछाड़ चुके हो, 2023 के अप्रैल में हमने चीन को पछाड़ दिया हो, दुनिया ने हमारी मजाक बनाई हो कि देखो ये लोग जिनके पास डेवलपमेंट एक क्राइसिस है, उन्होंने बुलेट ट्रेन से चलते चाइना को पछाड़ा भी तो जनसंख्या में। हमारी मजाक बनती हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कि इंडिया के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा अंडर नरिश्ड लोग रहते हैं। 55.6% इंडियंस ऐसे हैं जो प्रॉपर हेल्दी डाइट तक अफोर्ड नहीं कर पाते। 23.4 करोड़ भारतीय आज भी हमारे देश में ऐसे हैं जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं। तस्वीरें जब भारत की किसी ने गूगल की हो तो कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर आती हैं जहां मेले में गंदगी में बैठे हुए भारतीय, भूख से लगे भारतीय दिखाई देते हैं। वो भारत जहां पॉपुलेशन के आंकड़े कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन इस सदी के अंत में यानी 2100 में 1.5 बिलियन होगी, लेकिन उससे पहले 2085 में हम 1.6 बिलियन के अराउंड होंगे, फिर जाकर हमारी पॉपुलेशन घटना शुरू होगी। सरकार के तमाम प्रयास फैमिली प्लानिंग, अवेयरनेस और स्कीम्स के थ्रू हो कि भैया जनसंख्या मत बढ़ाओ, नसबंदी सर्वोत्तम उपाय है। सरकारी प्रयासों में यदि किसी के पास 2 ही बच्चे हैं तो उसे सरकारी नौकरी मिलेगी, अन्यथा नहीं। ऐसे प्लान आप ना केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसाम और राजस्थान में भी सुनते हो। और सोचो, कानूनों के अंदर जब इतनी चर्चा हो कि 2 बच्चे से ऊपर नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे में चंद्रबाबू नायडू निकलकर आए और आकर के उस बयान में जहां पर कहते हैं कि 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, उसके उलट वो आकर लोगों को मोटिवेट कर दें कि भैया बच्चे 2 से हों ज्यादा तो टिकट की करना उम्मीदवारी। यह बात इनकी बन जाती है सुर्खी। हैव 2 और मोर चिल्ड्रन, ऐसे बीजेपी के जो के साथ में सरकार चलाने वाले केंद्र में चंद्रबाबू नायडू वो कह देते हैं कि फ्यूचर के इलेक्शन कैंडिडेट्स तैयार हो जाएं। साथियों, ये एक इतना बड़ा विषय है जिसको आप अक्सर मैं ये कहता हूं कि चीजों को ब्लैक और व्हाइट में ना देखकर ग्रे में भी देखना शुरू करें, कुछ बीच में भी देखना शुरू करें। बच्चे 2 ही अच्छे या बच्चे 2 से ज्यादा हों, इससे इतर भी एक और परिभाषा है जो आज के सेशन में आप और हम बैठकर डिराइव करेंगे। क्यों सरकारों को यह कहने की आवश्यकता पड़ती है कि 2 ही बच्चे अच्छे, और क्यों यह कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि 2 से ज्यादा बच्चे अच्छे। ये दोनों ही बातें कैसे, मैं सेशन में आगे बढ़ूं उससे पहले आपको कुछ तथ्य और दे देता हूं जो आपको माइंड मेकअप में काम देंगे और आपकी राय अपने परिवारजनों के लिए, आसपास के समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अवश्य कमेंट में लिखिएगा जब सेशन पूर्ण हो जाए, पहले मत लिखिएगा, पता नहीं चल पाएगा। हाँ साहब, आपको एक जानकारी दे देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जितने भी धर्म और मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, उनमें से जैन कम्युनिटी को माना जाता है कि यह सबसे अधिक संपन्न कम्युनिटी है। हाल ही में जैन कम्युनिटी ने अपने यहां पर लोगों को तीसरी संतान पैदा करने पर इंसेंटिवाइज करने की घोषणा की है। मैं कुछ आंकड़े दिखाऊंगा आपको। ऐसे ही राजस्थान के अंदर एक माहेश्वरी जाति है, एक समूह है, उन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए कहा है कि 3रा बच्चा पैदा करोगे तो हम आपको इनाम देंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? अगर इन बातों को समझें तो शायद आज के सेशन को सही दिशा मिल जाएगी। जहां हमारे देश में एक और जनसंख्या सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर हमारे देश में जो संपन्न लोग हैं, जिन्होंने आर्थिक संपन्नता या आर्थिक के साथ साथ शैक्षणिक संपन्नता प्राप्त कर ली है,
आज वो बच्चों की संख्या के अभाव से जूझ रहे हैं। असल में भारत में दो तरह के लोग निवास कर रहे हैं। हम जाति, धर्म, क्षेत्रीयता इनसे हटकर वर्ग की बात करते हैं, अमीर और गरीब की बात करते हैं। जो संपन्न हो गए हैं, जो शैक्षिक रूप से संपन्न हो गए, आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, उनके संतानें सीमित हो गई। और जिन्होंने अभी तक किसी ना किसी प्रकार के डेवलपमेंट में पिछड़ापन देखा है, चाहे आर्थिक रूप से हो चाहे शैक्षणिक रूप से हो, जिनके पास ये अवेयरनेस ही नहीं पहुंची कि बच्चे कितने अच्छे, उनके यहां पर बच्चों की संख्या अधिक देश में दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि जिनके पास एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 10-10 प्रॉपर्टीज हैं, उनको संभालने के लिए लोग नहीं। वहीं दूसरी ओर भारत में बहुत से ऐसे घर भी हैं जहां पर एक कमरे के अंदर सभी को सोने की जगह नहीं। दो तरह का भारत एक ही देश में रह रहा है। एक देश वो भी भारत के अंदर रह रहा है जिसमें लोग 2 हैं, प्रॉपर्टी 200 हैं। और एक देश ऐसा है जहां लोग 20 हैं, सोने के लिए कमरा 20 फीट का भी नहीं है। ये दोनों स्थितियां भारत में निवास करती हैं, तो सरकार आफ्टर ऑल नीति किस पर बनाए? क्या वाकई में ऐसा हो कि एक पक्ष कमाए, एक संपन्न, एक आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग पैसे कमाए, और उस पर कभी आने वाले समय में वो लोग जिन्होंने कभी भी शिक्षा पर, जिन्होंने कभी भी व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दिया, वो उनके क्षेत्रों पर कब्जा करके बैठ जाए? क्योंकि अंत में दुनिया का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जाकर कहीं खत्म होता है तो वो खत्म होता है वर्ग संघर्ष पर। आज आप हम जब भी चुनाव में बातें सुनते हैं तो हमारे देश में बातें होती हैं आरक्षण की, आरक्षण के साथ साथ धार्मिक मुद्दों की, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स की, लेकिन अंततोगत्वा ये सब जाकर एक ही जगह खत्म होंगी और वो होगा वर्ग संघर्ष पर। वर्ग संघर्ष बोले तो अमीर और गरीब की लड़ाई पर। तो ऐसे में समाज के वो थोड़े बहुत संपन्न लोग जिनके पास आज धन तो है लेकिन कल को उस धन के लिए लोग नहीं हैं, वो लोग इस विषय पर चर्चा करना शुरू कर दिए हैं। समाज में बहुत से ऐसे अमीर लोग इस विषय पर बहुत प्रखरता से आगे आ रहे हैं कि हमें ज्यादा संतानें पैदा करनी होंगी सो दैट हम अपनी संपत्ति के लिए वारिस तो छोड़कर मरें। यही हाल कुछ दक्षिण भारतीय राज्यों का भी है। जो बात चंद्रबाबू नायडू बोल रहे हैं, ऐसी ही बात अभी की अभी स्टालिन साहब ने भी बोली है। स्टालिन साहब का बयान भी हाल ही में वायरल हुआ है, जिसमें तमिलनाडु के सीएम कह रहे हैं कि तमिलनाडु में तो लगता है कि 16 बच्चे पैदा करने की जरूरत पड़ेगी, तमिल कहावत वापस लौटेगी, प्रत्येक परिवार 16 बच्चे पैदा करे। यह बात क्यों आई? तो इसके पीछे जहां मैं आपको वर्ग संघर्ष पर ले जा रहा हूं, वहां मीसा भारती जी का बयान अवश्य सुनना चाहिए। आप लालू प्रसाद जी की बेटी हैं। लालू प्रसाद जी उन नियमों से परे हैं जहां 2 बच्चों की बातें होती हों, लेकिन मीसा भारती जी इस बात को बोलते हुए कह रही हैं कि सोचना होगा कि वो इस तरह के बयान दे क्यों रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इनका इशारा इस बात पर है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना और कम बच्चे पैदा करना भारत में कहीं ना कहीं विकास के भी आड़े आ रहा है। मैं बता देता हूं, मैडम जो बात कह रही हैं उसको दोनों राजनीतिक पक्षों के माध्यम से। असल में जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में किसी भी समय जनगणना शुरू हो सकती है। जनगणना के होते ही परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन। लोकसभा के अंदर सीटें बढ़ाई जाएंगी। लोकसभा की सीटें जनसंख्या के अनुपात में बढ़ती हैं। हमारे देश की आयरनी सुनिए, जो आर्थिक रूप से संपन्न राज्य हैं, चाहे फिर वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, दक्षिण भारतीय राज्य हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, केरला हो, जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, उन राज्यों की पॉपुलेशन कम है। और जिन राज्यों को बीमारू राज्य कहकर संबोधित किया जाता हो, जिसमें बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, इन राज्यों की पॉपुलेशन ज्यादा है। जिनमें ज्यादा पॉपुलेशन है, परिसीमन में इन्हीं राज्यों को ज्यादा लोकसभा सीटें मिलेंगी। और जब ज्यादा लोकसभा सीटें मिलेंगी तो भविष्य में सरकार पर भी इन लोगों का ज्यादा नियंत्रण होगा जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या के आधार पर तय होने वाला लोकतंत्र भविष्य में लोकतंत्र कम, भीड़ तंत्र ज्यादा प्रतीत होगा। ऐसा दक्षिण भारतीय राज्यों का हमेशा आरोप रहा है।
कि हमारे पास कम जनसंख्या हमारी तरक्की का आधार बनी, लेकिन यह हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। यह विषय आने वाले समय में चर्चा का कारण बनेगा, क्योंकि परिसीमन में आर्थिक आधार को कोई आधार ही नहीं माना गया है। मुझे लगता है आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक ऐसी वाद प्रस्तुत किया जाएगा जहां दक्षिण भारतीय राज्य परिसीमन में एक कंडीशन डलवाएंगे कि आर्थिक संपन्नता भी इसमें एक कैटेगरी हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमने बच्चे कम पैदा किए तो हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम क्यों हो। अगर हम संपन्न हैं तो इसमें हमारी गलती क्यों, और जिनके पास भीड़ ज्यादा है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा क्यों। असल में भारत में पिछले साल भी एक बहुत बड़ी डिबेट उठी थी, और वो डिबेट थी हिंदू वर्सेस मुसलमान की। पिछले 65 सालों में बढ़ी जनसंख्या में जहां मुसलमानों का भारत की जनसंख्या में 46% से अधिक कंट्रीब्यूशन है, वहीं हिंदुओं का -7.8% कंट्रीब्यूशन है। अर्थात यह बात केवल क्षेत्र पर नहीं, धर्म पर भी जाकर लैंड होती है कि जहां जनसंख्या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बढ़ा रही हो तो उसके सांसद भी बढ़ेंगे और उसका प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। और ऐसा होने पर देश के लोकतंत्र में डिसीजन मेकर्स इस बात को लेकर बड़े परेशान होंगे कि वो भीड़ को देखकर निर्णय करें या सामर्थ्य को देखकर। लोकतंत्र की कमियों में जो सबसे बड़ी कमी गिनाई जाती है वो ये है कि यहां पर दिमाग नहीं, सर काउंट किए जाते हैं। सर जिसके पास ज्यादा हैं उसे ही शासन दिया जाता है। दिमाग जिनके पास ज्यादा है वो लोग तो शायद वोट देने योग्य भी नहीं बचते, क्योंकि उनके वोट की वैल्यू नहीं बचती। वो केवल टैक्स भरकर इन ज्यादा सर वाले लोगों का खर्चा उठाते हैं। यही कारण है कि बहुत से देश डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हैं कि यह लोकतंत्र नहीं, भीड़ तंत्र है। जिसके पास सर ज्यादा, जिसके पास भीड़ ज्यादा है, वही सत्ता पर शासन करता है। दिमाग वाले लोगों की तो बातें सुनी भी नहीं जाती हैं। यह एक बहुत बड़ी डिबेट है जो हमारे देश में शुरू होने जा रही है, जो ना केवल धर्म के आधार पर बल्कि संपन्नता के आधार पर पैदा हुए वर्ग संघर्ष को भी साथ में लेकर चल रही है। इसमें आपका मत क्या है यह बहुत जरूरी होगा जानना। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि जो बात मैंने शुरुआत में कही कि अमीरों के पास में खाने के लिए भी लोग पीछे नहीं बचते, क्या इसका कोई प्रमाण है या कि मेरा केवल अनुभव है जिसके आधार पर मैंने ये लाइन आपके सामने रख दी? अब इसका प्रमाण भी सुन लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में विकसित राष्ट्रों में शुमार हो चुके जापान और साउथ कोरिया अपने यहां पर इस बात से अत्यंत चिंतित हैं कि अगर उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए तो वे एक दिन खत्म हो जाएंगे। पूरा जापान और साउथ कोरिया इस बात से चिंतित है, और साउथ कोरिया में फर्टिलिटी ड्रॉप होने पर एक बड़ी चिंता है कि आने वाले 100 साल के भीतर यानी वर्ष 2100 तक साउथ कोरिया की आबादी आधी रह जाएगी। ऐसे में यहां के लोगों को कैश इंसेंटिव दिया जा रहा है, शादी पर छुट्टियां दी जा रही हैं, घर में सब्सिडी दी जा रही है, और वर्किंग आवर्स तक में कटौती कर दी गई है कि आप बच्चे पैदा करो, क्योंकि यदि आपने बच्चे पैदा नहीं किए तो इस देश को आफ्टर ऑल संभालेगा कौन। यही हाल जापान का है। जापान के अंदर बच्चा पैदा करने पर लगभग $7500 प्रति बच्चे टोक्यो के अंदर दिए जा रहे हैं कि बच्चा पैदा करो, अदरवाइज इस देश को संभालेगा कौन। क्योंकि अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते करते साउथ कोरिया, जापान बड़े तो बन गए, लेकिन इस बड़े की लड़ाई में जो लोग ज्ञान प्राप्त कर गए वो बच्चा पैदा करना भूल गए। साउथ कोरिया और जापान न केवल इसके उदाहरण है, बल्कि बढ़ती बुजुर्गों की आबादी एक बड़ी चिंता बन चुकी है। बुजुर्गों की बढ़ती आबादी की लिस्ट अगर तलाशें तो जापान में 20% पॉपुलेशन फिलहाल ऐसी है जो 70 साल से ऊपर की उम्र की है। यही हाल साउथ कोरिया का है, सिंगापुर का है, ताइवान का है, चाइना का है। चाइना और इंडोनेशिया, भारत भी पीछे नहीं है। आने वाले समय में भारत की भी पॉपुलेशन के हाल ये होंगे। फिलहाल भारत की 8.6% जनसंख्या 60 साल से ऊपर की है। ऐसे में ज्यादा पॉपुलेशन वाले देशों में वृद्धों की जनसंख्या का बढ़ना यह अच्छे हेल्थ केयर को दिखाता है, लेकिन उनके एकाकीपन को भी दर्शाता है, क्योंकि बुजुर्गों के साथ जब तक बच्चे नहीं होते बुजुर्गों का एकाकीपन दूर नहीं होता। यह हाल ही में रतन टाटा के साथ भी आप लोगों ने देखा था। आपने रतन टाटा को शांतनु नाम के एक लड़के के साथ तस्वीरों में देखा था। वो व्यक्ति गुड फेलो नाम का एक एनजीओ चला रहा था, जिसमें रतन टाटा बच्चों के साथ इसलिए थे क्योंकि बुजुर्गों को बच्चों से कंपनी मिलती है, ग्रैंड पेरेंट्स को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से कंपनी मिलती है।
अमीरों में यह हालत ज्यादा बड़ी है। अमीरों में हालत इसलिए बड़ी है क्योंकि अमीरी की लड़ाई में इन्होंने जब तक संघर्ष किया अपने परिवार पर और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाए। बच्चे सीमित रह गए, दाम तो बढ़ गए, लेकिन आज उनके पास समय काटने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या इस बात की है कि फैमिली केयर कैसे हो, कम्युनिटी केयर कैसे हो, गवर्नमेंट का सहयोग कैसे मिले। चंद्रबाबू नायडू का यह बयान कि बुजुर्ग ही अगर बचे रह गए आंध्र प्रदेश में, ऐसे बहुत से गांव हैं जिसको चंद्रबाबू नायडू ने हाल ही में मेंशन करते हुए कहा कि हमारे राज्य में बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ रही है, औसत उम्र एक चिंता का विषय बन चुकी है। दक्षिण भारत के राज्यों में फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रही है। मेरे प्यारे साथियों, यदि भारत में प्रति महिला 2.1 बच्चा अपने पूरे जीवन काल में पैदा करे, आप पूछेंगे कि फ्रैक्शन में कैसे पैदा हो सकते हैं। कुछ महिलाएं बच्चे पैदा नहीं करती हैं और कुछ महिलाओं के बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं या कम पैदा होते हैं, तो औसत 2.1 का निकल कर आता है। आज भारत की 145 करोड़ की आबादी 145 करोड़ ही रहे यदि हमारे देश की हर महिला 2.1 बच्चा अपने जीवन काल में पैदा करे। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि हमारी टोटल फर्टिलिटी अगर 2.1 है, तो इससे कम अगर बच्चे पैदा कर दिए तो क्या होगा? तो जनसंख्या घटने लगेगी। यही हाल हो रहा है फिलहाल आंध्र प्रदेश का। दक्षिण भारत के राज्यों में टोटल फर्टिलिटी 1.6 पर आकर टिक गई है, यानी कि जितने लोग हैं उनके बाद भी उतने लोग नहीं बचेंगे, यानी इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन करने जा रही है। यही इनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। जहां देश में जितनी पॉपुलेशन आज है उतनी को बरकरार रखने के लिए 2.1 TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट चाहिए, जो रिप्लेसमेंट रेट है। आंध्र प्रदेश में यह नंबर 1.7 है, कर्नाटका में 1.7 है, केरल में 1.8 है, तमिलनाडु में 1.8 और तेलंगाना में 1.8। वहीं उत्तर भारत में बिहार का टोटल फर्टिलिटी 3 चल रहा है। आप अर्थ से समझ जाइए कि क्यों मीसा भारती चंद्रबाबू नायडू के बयान पर टिप्पणी देने आई। मतलब जहां 2.1 संतान पैदा करना औसत को बराबर मेंटेन रखता है, वहां 3 पैदा करना जनसंख्या बढ़ाता है और कम पैदा करना जनसंख्या घटाता है। दक्षिण के 5 राज्य जनसंख्या घटा रहे हैं। चिंता का विषय यह है कि इनका लोकसभा में प्रतिनिधित्व आने वाले समय में घटेगा और लोकतंत्र जब भीड़तंत्र की तरह चलेगा, हेड काउंट होंगे, तो दक्षिण भारतीय राज्यों की कौन सुनेगा, अमीरों की कौन सुनेगा, संपन्न राज्यों की कौन सुनेगा। कल को यह पूरी तरह से एक डिवाइड पैदा कर देगा। परिसीमन के अंदर जनसंख्या का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? भारत के प्रजनन दर में लगातार पिछले 5 सालों से गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां वर्ष 2011 में यह 2.4 थी, 2019 में यह 2.1 हो चुकी है, अभी 2 है। यानी यह तय है कि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या घटेगी और घट करके वर्ष 2100 में जो हम जिस गति से बढ़ेंगे 2061 में हम सर्वाधिक होंगे, उसके बाद हमारी जनसंख्या घटती आएगी। चूंकि चिकित्सा सेवाओं में भी बढ़ोतरी होती जा रही है, ऐसे में मौतों की संख्या में भी कमी हो रही है। यह हमारे देश के विकसित होने की तरफ की निशानी है। लेकिन ऐसे में 2019 में 6 ही मौतें 1000 पर होना बुजुर्गों की संख्या और लोगों की संख्या बढ़ाने की तरफ इशारा करता है। अब आप पूछेंगे, हमारे देश में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या क्या समस्या है? नहीं, उनका एकाकीपन समस्या है। हमारे देश के अंदर फर्टिलिटी रेट का कम होना इसलिए चिंता है क्योंकि जब फर्टिलिटी रेट कम है तो 15 साल से कम के बच्चों की उम्र कम है। मतलब 15 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनकी संख्या कम है। एक आंकड़ा देखिए, केंद्र की यूथ इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट में कहा गया कि 2036 तक देश की 34.55 करोड़ आबादी युवा होगी, जो अभी 47% से ज्यादा है। अभी देश में 25 करोड़ युवा 15 से 25 साल के बीच हैं। अगले 15 साल में ये और तेजी से गिरने लगेंगे। लेकिन हमारे देश में 36 में बुजुर्गों की आबादी 12% से ज्यादा होगी। भारत में युवा आबादी की औसत उम्र 24 साल थी, जो अब 29 साल हो चुकी है। 36 तक भारत में बुजुर्ग जनसंख्या 12.5 होगी, जो 50 में 19.4 होगी और अंत तक, सदी के अंत तक 36% भारत की युवा आबादी बुजुर्ग होगी। यानी कि आप और हम जब 2075 के आसपास के आंकड़ों में होंगे, बाई चांस उस समय हर तीसरा आदमी बुजुर्ग होगा, लेकिन आबादी उस हिसाब से युवाओं की बहुत कम हो चुकी होगी। यह नमूना हाल ही के दौर में आपने तब देखा
जब रतन टाटा को उनके एक साउथ इंडियन मित्र नायडू के साथ देखा, इनका नाम था शांतनु नायडू, इनके साथ आपने देखा, ये चंद्रबाबू नायडू, ये रतन टाटा के वो मित्र थे जो कि पशुओं के लिए पशु प्रेम के चलते रतन टाटा के संपर्क में आए थे। रतन टाटा को इनका विजन बहुत पसंद आया था क्योंकि ये बुजुर्गों के साथ रहकर उनका एकाकीपन दूर किया करने का काम करते थे। ऐसे में रतन टाटा ने इनके संस्थान को अपनी तरफ से समर्थन दिया और ऐसे में इन लोगों के द्वारा गुड फेलोज नाम से एक संस्था चलाई गई। गुड फेलोज में ये लोग रतन टाटा के द्वारा समर्थन प्राप्त करके वृद्धजनों के साथ यूथ को कनेक्ट करते थे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को कनेक्ट करते थे कि बुजुर्गों के साथ वो कैसे समय बिताएं। मतलब आप विचार कीजिए कि आज भारत दुनिया में जहां, और हमारे देश के साथ ये बड़ी गंभीर समस्या है, जब आंकड़े तलाशने निकलते हो तो सुनने में आता है कि 25 करोड़ लोग हमारे पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, लेकिन वहीं तलाशने पहुंचते हो तो पता चलता है कि देश के 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लगभग 75% से ज्यादा संसाधनों को अपने पास लेकर बैठे हैं। तो ये जो अमीरों के पास में बच्चों की कमी है, ये इन जनरलाइज तरीके से नहीं पढ़ी जा सकती। आज जिन लोगों के पास संपन्नता आ गई है, उनके पास संतान की कमी आने वाले समय में उन्हें बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करने देगी। आवश्यकता है कि भारत के अंदर जर्नलाइज्ड तरीके से नियम कानून ना बनाए जाएं। मेरा कहने का अर्थ होगा कि देश के अंदर सब लोग अपने अपने तरीके से निवास करते हैं, तो हर किसी का ट्रीटमेंट अपने अपने स्तर पर होने की आवश्यकता है। ये 2 का नियम अगर लगता है तो यह आवश्यकता है कि देश में समानता किस स्तर पर लाने की बात हो रही है। यह विषय बड़ा ही गंभीर है और इस पर एक लाइन में, मैंने इसीलिए कहा, चीजें ब्लैक अथवा व्हाइट नहीं होती, ये मध्य में ग्रे भी होती हैं। यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम भी होता होगा, किन्हें जनसंख्या बढ़ानी है, किन्हें जनसंख्या घटानी है। आप पूछेंगे लोकतांत्रिक देश में यह शब्द इस्तेमाल करना एक बड़ा ही चिंता का कारण हो सकता है। इस तरह आप कैसे बोल सकते हैं कि 2 बच्चे पैदा करने वाले बुरे हैं, अमीरों को ज्यादा करने चाहिए, गरीबों को कम करने चाहिए? जी नहीं। सरकारों को संसाधनों का पहले इक्वल वितरण सुनिश्चित करना चाहिए, और जब वितरण सुनिश्चित हो जाए कि यहां पर गरीबी खत्म हो गई, तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वृद्धजनों को जब गुड फेलोज की जरूरत पड़े तो वो गुड फेलोज हों। उन वृद्धजनों के साथ किसी प्रकार का वो अत्याचार ना हो जो वर्ग संघर्ष का कारण बने। यह स्थिति भी भारत को संभालनी होगी। अब बात आती है कि क्या आपने जो सर विचार किया, यह किसी ने पहले विचार नहीं किया क्या? भाई साहब, बकायदा इसके ऊपर पहले से खूब लेख लिखे जा चुके हैं। इनकम और फर्टिलिटी को लोग कनेक्ट करके रिसर्च करने का प्रयास कर चुके हैं। जिनकी आय अधिक है बच्चे कम है, आय कम है बच्चे अधिक हैं, ये बोलते हुए सुना होगा, लेकिन ये बोलने में बड़ा चीप लगता है, लोग बुरा मान जाते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की बातों पर हो सकता है ट्रोलिंग हो जाए, इसलिए लोग बच के निकलते हैं और एक नया शब्द यूज करते हैं, और वो शब्द होता है डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट हैज बिगर से देन रिलीजन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। बोले अगर डेवलपमेंट कम है तो बच्चे ज्यादा हैं, डेवलपमेंट अधिक है तो बच्चे कम हैं। और इस तरह के तर्क देकर के इस बात से बचा जाता है कि देखो कि हमारे देश के अंदर मुस्लिम की टोटल पॉपुलेशन 43.15% बढ़ी 1950 से 2015 के बीच में, वहीं हिंदुओं की पॉपुलेशन 7.82% घटी। हमने इस विषय पर सेशन आज से 5 महीने पहले ही कर दिया था और बताया था कि 65 साल में किस तरह से मुस्लिमों की आबादी का बढ़ना और हिंदुओं की आबादी का घटना देखा गया। अब आता है फिर से सवाल, तो क्या कहा जाए, किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है? इसके लिए रिलीजन जिम्मेदार है, इनकम जिम्मेदार है, या फिर इसके लिए डेवलपमेंट जिम्मेदार है? भाई साहब, जिस भी पक्ष पर बोलोगे वो पक्ष अपना अपना अधिकार लेकर बैठा है। धर्म पर बोलो तो धार्मिक बातें करते हो, अमीरी गरीबी पर बोलो तो गरीबी पर वार करते हो। आप अगर दूसरे ये कहो कि साहब नहीं, क्षेत्रीयता के आधार पर होती है तो क्षेत्रवाद फैलाते हो। लोकतंत्र में सबके लिए एक सिंगल स्टिक का यूज होना ही इस